गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम आर्टिकल 32 को ही थोड़ा और आगे बढ़ा देंगे। अच्छा, ऑनलाइन क्लास में अभी ऑफलाइन में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है क्लासरूम को लेके। तो आप जानते हो कि कई बार ऐसी प्रॉब्लम होती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, इसलिए कई बार ऑनलाइन ऑफलाइन हो जा रहा है। फिर ही बच्चों जो जैसे हम मौका मिलेगा फिर ऑफलाइन में आ जाएंगे। अब तब तक जो पढ़ाई हो रही है उसको अब ध्यान से देखो। ये मत सोचो कि मीडियम क्या है, मोड क्या है। इसलिए अगर खूब ध्यान लगा के पढ़ोगे तो कोई मीडियम मोड हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 मैंने कुछ आपको, यानी ये क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये है राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, रेमेडी का मतलब है दोस्तों, याद रखो, जब कोई बीमार हो जाता है तो उसको रेमेडी मिलती है, उपचार मिलता है। तो बीमारियां कई प्रकार की होती है। कुछ बीमारी मनोवैज्ञानिक होती है, कुछ बीमारी शारीरिक होती है, और कुछ बीमारी कॉन्स्टिट्यूशनल होती है। तो आर्टिकल 32 ये दावा करता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बीमारी को दूर करेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बीमारी में कल मैंने आपको बता दिया था कि पहला हेबेस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, और तीसरा को वारंटो अधिकार परीक्षा। और अधिकार परीक्षा में लास्ट बात हमने यही बताई थी, यानी अधिकार परीक्षा का मतलब है ऐसे व्यक्ति के खिलाफ दिया जाएगा जिसने कोई पब्लिक अथॉरिटी को, यानी सरकारी पद को अवैध तरीके से कंट्रोल कर रखा है, वो ऐसे व्यक्ति के लिए लागू होगी। और आप ये भी याद रखना कि जब मैंडमस जो परमादेश दिया जाता है वो भी पर्सन को ही दिया जाता है, कंपनी को नहीं। यानी मैंडमस डिपार्टमेंट को नहीं दिया जाएगा, याद हमेशा याद रखना। परमादेश किसी कंपनी को नहीं, परमादेश दिया जाता है कोई व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल होगा। अब जिले में लोक व्यवस्था की समस्या खराब हो रही है तो डीएम को परमादेश दिया जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ ये माना जाता है कुछ लोगों को परमादेश नहीं होगा, हमने बता रखा था। और को वारंटो का मतलब होता है अधिकार परीक्षा। जब भी कोई व्यक्ति अवैध रूप में कोई पद धारण कर ले तो फिर हम अधिकार परीक्षा की याचिका लेकर आते हैं। लेकिन बच्चों, दो याचिकाएं ऐसी हैं जो न्यायालय से न्यायालय को ही दी जाती हैं। अब दो याचिकाएं कौन सी हैं? जो लास्ट में दो बची हुई हैं, जो रिट बचा हुआ है, जो लास्ट में आदेश बचा हुआ है, उसमें दो है। एक तो है प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। दूसरा है उत्प्रेषण, टर्शियोररी। पहला पहला प्रतिषेध है, दूसरा है उत्प्रेषण। तो बच्चों मामला तो सीधा दिखता है, प्रतिषेध का मतलब हो जाता है मना कर देना। ऐसे अगर सामान्य शब्दों में देखा जाए तो मना कर देना। तो प्रतिषेध का मतलब है कार्यवाही रोक देना। प्रतिषेध का मतलब क्या है? स्टे लगा देना, यानी किसी कार्यवाही को रोक देना। ये प्रतिषेध है। तो सवाल है कौन किसको कार्यवाही से रोकेगा? उच्चतम न्यायालय किसी को रोकेगा कार्यवाही से। उच्चतम न्यायालय ही स्टे लगाएगा, उच्चतम न्यायालय ही किसी को रोकेगा कार्यवाही से। स्वाभाविक रूप में क्यों रोकेगा? क्योंकि जो कोई निचली अदालत है, जो जनपद न्यायालय है, वो स्वाभाविक रूप में, याद रखना, प्रतिषेध सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट को नहीं मिलता। क्योंकि बात हमने कल भी बच्चों बता दी थी कि हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ये दोनों इक्वल हैं, कोऑर्डिनेट हैं, ये दोनों बराबरी में आते हैं। तो आप याद रखना, प्रतिषेध या उत्प्रेषण उच्च न्यायालय जनपद न्यायालय को दे सकता है, सुप्रीम कोर्ट जनपद न्यायालय को दे सकता है, लेकिन उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को नहीं देगा।
ये सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को नहीं देगा। इसलिए आप याद रखना, अगर कार्यवाही को रोक देना है, स्टे कर देना, यह प्रतिषेध का मतलब है। तो प्रतिषेध में क्या होता है, उच्चतम न्यायालय किसी कार्यवाही को स्टे करता है, तो किसकी कार्यवाही को स्टे करेगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को हम क्या कहते हैं, सबऑर्डिनेट जुडिशरी, अधीनस्थ न्यायालय। यानी सबऑर्डिनेट जुडिशरी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कह लो, अब सबऑर्डिनेट जुडिशरी कह लो, बात एक ही है। तो प्रतिषेध का मतलब होता है कि हम किसी कार्यवाही को रोक दें। सुप्रीम कोर्ट किसकी कार्यवाही को रोकेगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट किस कार्यवाही को रोकेगा, सबऑर्डिनेट कोर्ट की कार्यवाही को रोक देगा। तो सवाल है क्यों रोकेगा, स्टे क्यों लगा देगा, स्टे से लगा देगा क्योंकि सबऑर्डिनेट कोर्ट जो कार्यवाही कर रहा है, और अच्छा आप कहोगे सर सबऑर्डिनेट कोर्ट को ही दिया जाएगा, किसी और को नहीं, तो बच्चों याद रखना, ये सबऑर्डिनेट कोर्ट के अलावा, इसका मतलब है आजकल तो आप जानते हो कि हमारे यहाँ तमाम अधिकरण हो गए हैं। तो प्रतिषेध सुप्रीम कोर्ट, यानी पहला सुप्रीम कोर्ट रोकेगा किसको, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, सबऑर्डिनेट कोर्ट को। और चूंकि आजकल आप देखो दोस्तों हर जगह हाइब्रिड सिस्टम आ रहा है, ऑनलाइन ऑफलाइन, आजकल रिमिक्सिंग का जमाना है। तो लता मंगेशकर के सॉन्ग को हनी सिंह के साथ मिक्स कर दिया जा रहा है। इसलिए आजकल हमारे यहाँ एक बना है अधिकरण, ट्रिब्यूनल्स। तो आप याद रखिए, अधिकरण की बात हम न्यायालय में बाद में देखते हैं, अधिकरण, आजकल तो ट्रिब्यूनल्स की बात भी है। और ट्रिब्यूनल्स को कहा जाता है क्वासी जुडिशियल बॉडी, अर्धन्यायिक संस्था। इसे हम क्वासी जुडिशियल बॉडी कहते हैं, अर्धन्यायिक संस्था कहते हैं। तो अब अर्धन्यायिक संस्था है, किसी अधिकरण को भी, जैसे आप देखोगे कैट है, प्रशासनिक अधिकरण है, एनजीटी है, तो न्यायपालिका में आके भी एग्जाम्पल आपको दे देंगे, एनजीटी है, कैट है, ये सब अधिकरण है। अधिकरण को भी बाकायदा प्रतिषेध दिया जा सकता है। और देखो चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, यानी हमेशा बार बार हम आपको याद दिला रहे हैं, इसका मतलब आजकल तो कैट को भी, अर्धन्यायिक संस्थाओं को भी प्रतिषेध दिया जा सकता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अलावा। आखिर में ऐसा क्या होगा जो मना कर रहा है उच्चतम न्यायालय, कोई तो कारण होगा मना कर रहा है। जैसे आपको टीचर कोई काम मना करते हैं, पेरेंट्स कोई काम मना करते हैं, तो आखिर में हायर अथॉरिटी कोई काम मना कर रही है, कोई कारण तो होगा। तो कारण ये है बच्चों, आप याद रखो, हमारे यहाँ हर कोर्ट का एक क्षेत्राधिकार है। तो यदि जनपद न्यायालय, इसका मतलब क्यों मना किया जाएगा, यदि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या कोई अधिकरण, यदि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या कोई अधिकरण अपने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन कर रहा है, दो चीजों का वायलेशन कर रहा है। पहला, अपने ज्यूरिसडिक्शन का उल्लंघन कर रहा है। अगर अधिकरण अपने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन कर रहा है या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अपने ज्यूरिसडिक्शन को, भाई देखिए अब याद रखना, क्षेत्राधिकार का मतलब है दोस्तों, अब याद रखना जनपद न्यायालय का क्षेत्र होता है। अब जनपद न्यायालय, मान लो कि आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट हो, जितने बच्चे होंगे जरा सोच लो, आप जितने बच्चे हो सबका एक डिस्ट्रिक्ट है। अब मान लो कि अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गए, आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का क्षेत्राधिकार आपके जनपद में रहने वाले लोगों के लिए है। अब मान लो कि अगर पड़ोसी व्यक्ति का दूसरा जनपद है, अब मान लो किसी का जनपद प्रयागराज है और किसी के जनपद प्रतापगढ़ है, तो प्रयागराज कोर्ट जो बात कहेगा वो प्रयागराज के लिए लागू होगा, वो प्रतापगढ़ के लागू नहीं होगा पहला। और प्रतापगढ़ का व्यक्ति अगर प्रयागराज कोर्ट में आ जाता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, ये क्षेत्राधिकार का उल्लंघन माना जाएगा। हर कोर्ट का एक क्षेत्राधिकार है, और क्षेत्राधिकार का मतलब यही नहीं है, बल्कि हर कोर्ट क्या क्या देखेगा। अब अधिकरण है, हमारे यहाँ ट्रिब्यूनल तो अलग अलग मामले में है, एनजीटी पर्यावरण के मामले पे है, एनजीटी पर्यावरण को देखेगी, रेल को थोड़ी देखेगी। अब मान लो कि किसी सीबीआई कोई अदालत है, तो सीबीआई की जो अदालत है वो सीबीआई के मामलों को देखेगी, बाकी मामलों को नहीं देखेगी।
इसीलिए हर न्यायालय का क्षेत्राधिकार तय है। जैसे आप देखोगे बच्चों, पुलिस अधिकारियों के क्षेत्राधिकार तय होते हैं। जो एक थाने का इंस्पेक्टर होता है, उसका क्षेत्राधिकार दूसरे थाने में नहीं होता। अगर कोई अपराधी भागा हुआ है, उसे पूछ पाछ के सहमत लेके भले वहां जा सकता है वो। पहली बात यह है। और दूसरी बात है कि प्रोसीजर, हमारे यहाँ बिना प्रक्रिया कोई बात नहीं चलती। तो पहला ज्यूरिसडिक्शन आपको फॉलो करना होगा, दूसरा प्रोसीजर। इसका मतलब है, प्रोसीजर का सीधा मतलब है जैसे हमारे एविडेंस एक्ट है, यानी सबूत क्या देना है उसके प्रोसीजर है, गवाही किसका लेना है इसका प्रोसीजर है, किसको बुलाना है उसका प्रोसीजर है। इसका मतलब हमारे यहाँ न्यायपालिका में हर कुछ लिखा पढ़ा है, इसलिए न्यायाधीश के विवेक में मामला नहीं चलता। ऐसा नहीं है कि सब कुछ न्यायाधीश कह देगा और न्यायाधीश के बात को हम मान लेंगे। तो बच्चों, जुडिशरी का विवेक इंपॉर्टेंट नहीं है, लॉ क्या कहता है वो इंपॉर्टेंट है, और लॉ तो लिखा गया है। इसलिए ये बात मानी जाती है कि प्रक्रिया, तो जब गवाही लेना है, सबूत लेना है, तो उसकी प्रक्रिया होनी चाहिए। गवाही में, सबूत में प्रक्रिया ही नहीं है, फिर तो सही काम नहीं हो पाएगा। इसलिए बच्चों याद रखना, अधिकरण के अंतर्गत ये अधिकार या जनपद न्यायालय का ये अधिकार है कि उनके प्रोसीजर ठीक होने चाहिए। जैसे देखो हमारे यहाँ से अनुच्छेद 21 में आपको याद होगा, आर्टिकल 21 में लिखा गया है कि किसी व्यक्ति की जीवन दैहिक स्वतंत्रता को छीना जाएगा, बट प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ के हिसाब से, वही द्वारा स्थापित प्रक्रिया होगी। ऐसे थोड़ी होगा कोई पुलिस अधिकारी है और कह दे भैया चलो तुमको लटकाना है, ऐसे होता है बच्चों। इसका मतलब होता है कि वेल डिफाइंड प्रोसीजर है जिसको फॉलो करना पड़ेगा, कि कैसे एफआईआर होगा, कैसे चार्जशीट होगी, कैसे उसको बुलाया जाएगा। तो प्रोसीजर का मतलब है कि बाकायदा किसी को भी दंडित किया जा रहा है, कोई मामला सुनवाई कोर्ट कर रहा है, तो क्या प्रोसीजर को फॉलो कर रहा है कि नहीं। हर कोर्ट के प्रोसीजर है। जैसे आपने देखा होगा कि अब केजीएस में आपने स्टडी किया, तो केजीएस से जुड़ने का एक प्रोसीजर है, कैसे आप एडमिशन लेंगे, कैसे फॉर्म भरेंगे। तो वैसे हर न्यायपालिका का है। दुनिया में जहां लिखी पढ़ी चीजें होंगी वहां प्रोसीजर चलेगा। तो इसलिए कि कौन किसको रोकता है बच्चों, उच्चतम न्यायालय किसको रोक सकता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को या हाई कोर्ट को। क्यों रोकेगा, क्योंकि मामला पेंडिंग है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो मामला विचार कर रहा है वो उसके क्षेत्राधिकार से बाहर है। यानी गांव में कहावत थी बच्चों, जो बिच्छू नहीं पकड़ना जानता वो सांप के बिल में हाथ डाल रहा है, बड़ा डेंजरस हो जाएगा। इसलिए सबका क्षेत्राधिकार है, और सुप्रीम कोर्ट यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और अधिकरणों को ये बार बार मना करता रहेगा कि भैया कायदे से काम करो, ये आपकी सीमा है, और जो सीमा बहुत जरूरी है। यानी हर न्यायपालिका की अपनी लक्ष्मण रेखा है, हर न्यायालय की सीमा है जिसका अतिक्रमण न्यायालय नहीं कर सकता। इसलिए बच्चों यहां पर क्या दिया गया है, प्रतिषेध। ये एग्जाम्पल प्रतिषेध का है। एग्जाम्पल किसका है, प्रोहिबिशन का या प्रतिषेध का। अब बच्चों दूसरा एग्जाम्पल क्या होगा, ये प्रतिषेध का एग्जाम्पल है, और दूसरा एग्जाम्पल क्या है, उसी के जस्ट मिला जुला, वो है सरसोरारी। तो अब लगता है प्रतिषेध की बात आप समझ गए होंगे। तो प्रतिषेध का मतलब ये होता है मना कर दे रहा है, इसका मतलब है वो मामला जनपद न्यायालय के समक्ष लंबित है। अब बच्चों लंबित है तभी तो मना किया जा रहा है सुनने से, तभी तो मामला यानी वो मामला यहां पेंडिंग है। आप कहोगे सर ये बताओ, अगर ठीक है मना तो कर दिया, तो मना करने से क्या होगा बच्चों, मना करने से ये होगा कि बाकायदा सुप्रीम कोर्ट कह देगा कि इस तरीके की प्रक्रिया फॉलो करिए, आपका क्षेत्राधिकार नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले भदोही का एक आदमी, भदोही यूपी का डिस्ट्रिक्ट है, भदोही का एक आदमी चला गया था वाराणसी, और वाराणसी कोर्ट ने उस मामले में निर्णय भी दे दिया, तो मामला उच्चतम न्यायालय चला गया वो बात। इसका मतलब है कि प्रक्रिया को फॉलो करना पड़ेगा, और अगर नहीं फॉलो होगा तो यह ध्यान रखी जाएगी। इसलिए बच्चों देखो, ज्यादातर ऐसा होता है कि प्रतिषेध न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों को देता है, और आप कहोगे सर क्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को हाई कोर्ट भी दे सकता है। हाँ, याद रखना, जो रिट सुप्रीम कोर्ट जारी करता है वही रिट उच्च न्यायालय जारी करता है, बस आर्टिकल फर्क है। आर्टिकल क्या है, आर्टिकल है उच्च न्यायालय का 226, बस इतना अंतर है कि उच्चतम न्यायालय तो रिट जारी करेगा, पूरे हिंदुस्तान के लिए जारी करेगा,
पटना हाईकोर्ट जो रेट जारी करेगा वो केवल पटना राज्य के लिए लागू होगा। इसका मतलब भौगोलिक रूप में पटना का क्षेत्र, पटना हाईकोर्ट का क्षेत्राधिकार कम है, लेकिन 226 का प्रयोग, 226 का प्रयोग बच्चों फंडामेंटल राइट के अलावा और बाकी मामलों के लिए किया जा सकता है, क्योंकि 32 फंडामेंटल राइट का पार्ट है, याद रखना। बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, 226 भी फंडामेंटल राइट को बचाने के लिए उपयोग होता है, लेकिन वो फंडामेंटल राइट नहीं है, वो फंडामेंटल राइट नहीं है। जबकि 32 फंडामेंटल राइट को बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है, और वो फंडामेंटल राइट भी है। और 32 केवल फंडामेंटल राइट के लिए आता है, 226 बाकी राइट के लिए भी आता है। चुनाव का कोई विवाद हो गया, संपत्ति का मामला है, तो आप 226 में जा सकते हैं, 32 में नहीं। 32 में केसेस जाएंगे केवल जुड़े हुए फंडामेंटल राइट के। तो पहला प्रच्छेद कर दिया गया, जरा दूसरा भी देख लें। सर शिवरारी क्या है बच्चों? दूसरा है उत्प्रेषण। सर शिवरारी। अब बच्चों देखो, हमारे संविधान निर्माता बड़े विद्वान किस्म के आदमी थे, महापुरुष थे भाई, तो उन्होंने बड़े कठोर शब्दों का प्रयोग किया है, बड़े जबरदस्त शब्दों का प्रयोग किया है। तो यहां पे आप देखोगे उत्प्रेषण का सीधा मतलब होता है बच्चों मंगा लेना। यानी टेकिंग बिफोर इटसेल्फ, मंगा लेना। तो आप जानते हो कौन मंगा लेगा? उच्चतम न्यायालय मंगा लेगा, सुप्रीम कोर्ट मंगा लेगा कोई मामला अपने पास, किससे? जनपद न्यायालय से। ये बात मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि हाई कोर्ट से नहीं, बल्कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से या अधीनस्थ न्यायालय से या सबऑर्डिनेट, जो आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कह लो, सबऑर्डिनेट कोर्ट कह लो, आपकी मर्जी है बच्चों। बात एक ही है, कोई मामला मंगा लेगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, कोई मामला मंगा लेगा किससे? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से मंगा लेगा। और मंगा कौन लेगा? उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय मंगा लेगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से। और बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, अब उच्चतम न्यायालय कोई मामला अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से मंगा लेता है, तो स्वाभाविक रूप में बच्चों, अगर ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से मंगा लिया जाएगा तो आप कहोगे क्या अधीनस्थ, क्या ट्रिब्यूनल से भी मंगा लिया जाएगा? तो उत्तर है हाँ, ये अधिकरण से भी मंगाया जा सकता है, ये ट्रिब्यूनल से भी मंगा लिया जाएगा। तो आखिर मंगाने की जरूरत क्यों पड़ेगी? इसका मतलब मंगाया इसलिए जाएगा क्योंकि, याद रखना, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अपना निर्णय दे दिया है। देखो, मना कब किया जाए? जब पेंडिंग है। अरे भाई मेरे पास कोई मामला है तब तो मना करोगे। अब सवाल है, ऑफलाइन क्लास चली नहीं रही, तो जिस काम को मैं कर रहा हूं मना उसी के लिए कह सकता है, जो काम ने मैंने कर दिया उसके लिए मना किया नहीं जा सकता। इसे बच्चों मना तब किया जाएगा जब पास मोबाइल है, मत देखना। अब मोबाइल किसी, आपके हाथ से मोबाइल किसी ने छीन लिया तो मना करने वाली बात नहीं है, वहां तो मना करने वाली बात ही नहीं है। इसका मतलब है कि प्रोहिबिशन तब लागू होता है बच्चों जब मामला न्यायपालिका के पास पड़ा हो, मामला उसे विचार हो रहा हो। भाई स्टे तभी किया जाएगा जब कोई कार्यवाही कर रहे हैं। यहां तो पहले से कार्यवाही हो चुकी है, लेकिन हो चुकी है तो गलत है। इसका मतलब है उत्प्रेषण भी सुप्रीम कोर्ट किसको देगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, सबऑर्डिनेट कोर्ट को। अब सवाल है क्यों देगा? क्योंकि फिर वही बात है, ओ वाई, ये आखिर में क्यों मंगा लेगा अपने पास? भाई अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कोई बात विचार किया है तो सुप्रीम कोर्ट क्यों मंगा लेगा? क्योंकि बच्चों, क्योंकि फिर वही बात है, जनपद न्यायालय ने, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, क्योंकि जनपद न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या अधीनस्थ न्यायालय ने जनपद न्यायालय या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या अधीनस्थ न्यायालय ने स्वाभाविक रूप में क्या काम किया है, क्या प्रॉब्लम किया है? पहला क्या काम किया है? पहला, अपने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन किया है। बात वही आ गई, इसलिए प्रतिषेध उत्प्रेषण काफी मिलते जुलते हैं।
तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने या तो अपने किसका किया है, ज्यूरिसडिक्शन का उल्लंघन किया है, यानी कई बार हम भी बच्चों कई बार हम भी अपने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन कर देते हैं। अब हम अपने कमरे में बैठे हुए दूसरे कमरे में झांक रहे हैं दूरबीन लेके, अभी अब क्षेत्राधिकार का उल्लंघन है। तो अपने कमरे क्षेत्राधिकार का उल्लंघन मत करो, या प्रक्रिया का उल्लंघन कर दिया जाए, प्रोसीजर, बात वही है। इसीलिए कहा जाता है कि उत्प्रेषण में क्या होगा, या तो सुप्रीम कोर्ट अपने पास मामला मंगा लेगा और ये निर्देश देगा अब इसकी सुनवाई इस तरीके से होनी चाहिए, या अपने पास मामला हल कर देगा। और कई बार तो सुप्रीम कोर्ट एक मामले को दूसरे से ट्रांसफर भी कर देता है। सुप्रीम कोर्ट को ये भी पावर है कि वो एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से मामला दूसरे राज्य के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को सौंप दे। आपने देखा बिल्किस बानो के मामले में ऐसा किया गया था। इसमें गुजरात के किसी मामले को ट्रांसफर कर दिया गया महाराष्ट्र में, आर्टिकल 139A के अंतर्गत। ऐसा भी होता है। तो इसलिए उत्प्रेषण का शाब्दिक मतलब क्या है, टू सर्टिफाई। उत्प्रेषण का शाब्दिक मतलब है टू सर्टिफाई, यानी यह प्रमाणित किया जाता है। यह प्रमाणित किया जाता है, टू सर्टिफाई, यह प्रमाणित किया जाता है। क्या प्रमाणित किया जाएगा कि जनपद न्यायालय ने जो अपने मामलों का विचार किया है उस पर या तो क्षेत्राधिकार का उल्लंघन है, या तो उन्होंने क्या किया है, अपने प्रक्रिया को वायलेट किया है, या तो क्षेत्राधिकार का उल्लंघन किया है या प्रोसीजर को वायलेट किया है। इसे कहते हैं टू सर्टिफाई। तो सर्टिफाई में मुहर मार देना बच्चों, स्वीकार कर लेना, तो सर्टिफाई कर दिया। जैसे होता है ना कि सर्टिफाई कर दिया, डॉक्टर सर्टिफाई कर देता है हाँ भाई इनको कोई प्रॉब्लम है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सर्टिफाई कर देता है कि हाँ ये जमीन ले ली जाए। वैसे ही सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाई कर देगा कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सामने चल रहा, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने डिसीजन दिया है, यानी इसका मतलब है क्योंकि उत्प्रेषण में अधीनस्थ न्यायालय ने, जनपद न्यायालय ने, सबऑर्डिनेट जुडिशरी और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अपना निर्णय दे दिया है। दे हैव ऑलरेडी डिलीवर्ड देयर जजमेंट, अपना निर्णय दे दिया है। दे हैव ऑलरेडी डिलीवर्ड देयर जजमेंट। इस मामले में क्या दिया जाएगा, उत्प्रेषण। इस मामले में दिया जाएगा सर्श्योरारी, उत्प्रेषण। तो बच्चों यही है उत्प्रेषण और प्रतिषेध, यानी कुल मिला के मामला एक ही जैसा है, बस एक फर्क है, यानी सामान्यतः ये आम व्यक्ति को नहीं दिया जाता भाई। इसका मतलब है क्या, न्यायपालिका हो, क्या अर्ध न्यायिक संस्थान हो, क्योंकि ट्रिब्यूनल अर्ध न्यायिक संस्थान है। और अर्ध न्यायिक का मतलब होता है जिसमें आधा न्यायपालिका की बात हो, आधा प्रशासन की बात हो, यानी रिमिक्सिंग। जैसे अब अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर का मतलब बस बच्चों जहां मतलब आधा नारी वाला मामला है, आधा पुरुष वाला मामला है, अर्धनारीश्वर। वैसे ही बात की गई है कि अर्धन्यायिक, अर्धन्यायिक का मतलब होता है कि जहां पे प्रशासनिक अधिकारियों को थोड़ा न्यायिक काम दे दिया जाए, अर्धन्यायिक। पूर्ण न्यायिक क्या है, जुडिशरी। पूर्ण प्रशासनिक क्या है, आईएएस ऑफिसर। आईएएस ऑफिसर प्रशासनिक, जुडिशरी न्यायिक। तो जो कुछ ऐसी संस्था बना दिया जाए जिसमें न्यायपालिका प्रशासनिक अधिकारी दोनों बैठ जाते हों, तब क्या कहलाएगा, अर्ध न्यायिक, क्वासाई जुडिशियल। तो कहलाएगा अर्ध न्यायिक या क्वासाई जुडिशियल। तो ये एग्जाम्पल है उत्प्रेषण सर्श्योरारी का। तो बच्चे इसीलिए साथ में हम अनुच्छेद 32 ये समाप्त कर सकते हैं, लेकिन अब उस अनुच्छेद 32 की प्रैक्टिस की बात कर लें। अभी तो अनुच्छेद 32 में 5 दवाई देखी, ये बच्चों पूरा नहीं, आर्टिकल 32 ये 5 दवाई ये इस तरीके की है जो हमने आपको बता दिया। अब जरा देखें कि इस आर्टिकल 32, इस आर्टिकल 32 को प्राप्त करने के, भाई दवाई आप देखोगे, प्रक्रिया होनी चाहिए बच्चों। अब डॉक्टर के पास दवाई ले जाओगे तो आपको स्लिप लेना पड़ेगा, आपके पास वहां पे काउंटर पे जाना पड़ेगा।
ऐसा थोड़ी है कि हम 26 नंबर की बस पकड़ के गए और जस्टिस चंद्रचूड़ के चैम्बर में कूद गए, उन्होंने कहा सर दवाई दो। ऐसी दवाई तो मिलेगी नहीं बच्चों, दवाई के लिए प्रोसीजर है, यानी हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, स्लिप कटवानी पड़ेगी। वैसे ही अब सवाल है 5 प्रकार के रिट उच्चतम न्यायालय भी जारी करता है, उच्च न्यायालय भी जारी करता है, और हमने अंतर आपको बता दिया। अब दवाई लेने के लिए करना क्या पड़ेगा, आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा, और कोर्ट में बच्चों जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक प्रोसीजर है। आप कहोगे सर प्रक्रिया कौन बनाएगा, कोर्ट ही बनाएगी, इसलिए हमारे सेपरेशन ऑफ पावर है बच्चों। कोर्ट में जाने की प्रक्रिया पार्लियामेंट नहीं तय करेगा, कहीं जैसे संसद चलाने की प्रक्रिया स्पीकर तय करेगा, तो कोर्ट में जाने की प्रक्रिया कौन तय करेगा, पार्लियामेंट तय करेगी। तो बच्चों यहां पे देखो, तो प्रक्रिया का कौन तय करेगा, ये आर्टिकल 145 में ये पावर सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। आर्टिकल 145 में उच्चतम न्यायालय को ये शक्ति है उच्चतम न्यायालय को शक्ति है कि अब न्यायालय की प्रक्रिया, दिस पावर बिलोंग टू द सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ। तो न्यायालय अपने यानी मूल अधिकारों की रक्षा की प्रक्रिया निर्मित करे। It is a jurisdiction, it is the privilege of Supreme Court to decide about their procedure for protecting the fundamental right. वो मूल अधिकार को सुनने की प्रक्रिया का निर्धारण कर सके, ये बाकायदा ये 145 में सुप्रीम कोर्ट को पावर दी गई है। इसका मतलब है ये न तो कार्यपालिका करेगी न पार्लियामेंट करेगी, बस सुप्रीम कोर्ट कह देगी भाई अब हम कैसे सुनेंगे बताएंगे हम। इसका मतलब आप आर्टिकल 32 लेके जाओगे तो आप कैसे जाओगे भाई, सीधी सी बात है, एप्लीकेशन फाइल करोगे, फिर किसी वकील को करोगे, फीस दोगे, यही तो प्रोसीजर होगा। इसी प्रोसीजर को ये बात कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई। अब ये पावर दे दिया गया सुप्रीम कोर्ट को, तो सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया कि भाई बताओ कोई हाइबियस कॉर्पस लेकर आएगा सॉरी कोई मैंडेमस लेकर आएगा तो कौन से प्रोसीजर में आए हो, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक परंपरागत जो तैयार किया था कि जो परंपरागत प्रक्रिया थी, और बच्चों प्रक्रिया को, जो प्रक्रिया का नाम है ट्रेडिशनल प्रोसीजर, जो सुप्रीम कोर्ट की परंपरागत प्रक्रिया कहलाती है वादी प्रतिवादी प्रक्रिया। एडवर्सेरियल सिस्टम ऑफ जस्टिस, जो सुप्रीम कोर्ट का जो ट्रेडिशनल प्रोसीजर है, एडवर्सेरियल सिस्टम ऑफ जस्टिस। और याद रखना प्रक्रिया को, प्रक्रिया शब्द का एक लैटिन अनुवाद भी है, और प्रक्रिया का मतलब क्या होता है, लोकस स्टैंडाई। मान लो कि प्रक्रिया का एक लैटिन शब्द है लोकस स्टैंडाई। इंग्लिश में प्रोसीजर कह लो, हिंदी में प्रक्रिया कह लो, लैटिन भाषा में कई बार इस शब्द का प्रयोग बहुत होता है लोकस स्टैंडाई। लोकस स्टैंडाई ये लैटिन शब्द है, तो बात एक ही है। अब बच्चों वादी प्रतिवादी प्रक्रिया का सीधा मतलब है, देखो सीधी सी बात है, जब भी न्यायालय में कोई जाएंगे तो फंडामेंटल राइट के लिए, इसका मतलब हमारे फंडामेंटल राइट किसी ने वॉलिट किया तभी तो मैं न्यायपालिका जा रहा हूं। इसका मतलब जरा सोच के देखो, गोपालन केस में, गोपालन केस में वादी कौन था, गोपालन थे, और गोपालन किसके खिलाफ गए थे, राज्य के खिलाफ, तो प्रतिवादी। तो सामान्यतः सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि आखिर में सुप्रीम कोर्ट में जाएगा भाई फंडामेंटल राइट के कौन जाएगा, तो देखो एडवर्सेरियल वादी प्रतिवादी का मतलब क्या होता है, सामान्यतः माना गया भाई झगड़ा होता है, दो पक्ष होंगे उसमें, तो फंडामेंटल राइट के रूप में वादी कौन होगा। अब मान लो आपने याद है आपको के गोपालन,
मानेका गांधी, ये वादी थे। वादी का मतलब लिटिगेंट, ये याचिका लेके जा रहे हैं, जो शिकायत लेके जा रहे हैं, जो विवाद लेके जा रहे हैं, वो कौन है? वादी है। अब प्रतिवादी कौन है? जिनके खिलाफ जा रहे हैं, वो है राज्य। यहां राज्य क्या हो गया? प्रतिवादी। एडवर्सेरियल इसलिए कहा गया कि भाई एक व्यक्ति का झगड़ा, एक व्यक्ति का झगड़ा, लिटिगेंट, यहां पे लिटिगेंट कौन है? एक व्यक्ति है। और अपोजिशन में कौन है? एक राज्य है। इसलिए इसे एडवर्सरी सिस्टम आप कहा गया। भाई दोनों पे झगड़ा हो रहा है। इसलिए बच्चों फंडामेंटल राइट में सामान्यतः कई बार देखो, कुछ फंडामेंटल राइट आप जानते हो कि व्यक्ति के भी खिलाफ आते हैं, छुआछूत, लेकिन ज्यादातर फंडामेंटल राइट तो राज्य खिलाफ आता है। और यही फंडामेंटल राइट है, राज्य खिलाफ, सरकार खिलाफ, तभी तो फंडामेंटल राइट है। तो बच्चों इसलिए ये वादी प्रतिवादी प्रक्रिया है। इसका मतलब है अब गोपालन साहब, मानेका गांधी, यही लोग जाएंगे उच्चतम न्यायालय में अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए। बात यही स्पष्ट हो गई। इसका मतलब झगड़ा दो के बीच में है, तीसरे को आने कोई आवश्यकता नहीं है। और कई बार तीसरा आदमी आ जाता है। बच्चों दो लोगों के बीच झगड़ा हो रहा था, दो लोगों के बीच झगड़ा हो रहा था, तो एक आदमी ने कहा था कि मैं तुम्हारे 64 दांत तोड़ दूंगा। तो वहां तीसरा एक आदमी खड़ा था, उसने कहा भाई ये बताओ, जब तुम इसके दांत तोड़ रहे हो तो 32 ही होते हैं, 64 कैसे तोड़ रहे हो? उन्होंने कहा मुझे पता तुम और आ जाओगे, तुम्हारे दांत भी मैंने शामिल कर लिए हैं। इसे बच्चों आपको तो भाई मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? अरे भाई दो लोगों के बीच झगड़ा होता है, आप कहते नहीं यार हमारे बीच का मामला है, तुम क्यों कूद रहे हो? अब दो लोगों के बीच का झगड़ा होता है, तीसरे कूदने की कोई जरूरत नहीं है। इसे वादी प्रतिवादी का मतलब होता है, एक क्या है? पक्ष है, दूसरा विपक्ष है। बात ऐसे समझो दोस्तों, प्रतिवादी मतलब विपक्ष, वादी मतलब पक्ष। यहां पक्ष कौन है? सरकार है। पक्ष कौन है? इधर में सरकार है, सॉरी अब कोई व्यक्ति है जिसके अधिकार का तो मानेका गांधी, जितने फंडामेंटलिस्ट में वादे पढ़ चुके हुए, इंदिरा साहनी, मानेका गांधी, A.K. गोपालन, ये पक्षकार थे। इसके खिलाफ गए थे, प्रतिवादी है। इसीलिए सवाल है, इसे वादी प्रतिवादी प्रक्रिया कहा गया। लेकिन दोस्तों ये ट्रेडिशनल सिस्टम है, ये लोकस स्टैंडर्ड है। और उच्चतम न्यायालय में जाएंगे, अनुच्छेद 32 मिलेगा। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्रक्रिया का मतलब क्या करना पड़ेगा दोस्तों? अब गोपालन साहब जाएंगे तो गोपालन साहब को एक वकील करना पड़ेगा, और वकील फीस लेगा, और उसके बाद फिर शुरू होगी तारीख पे तारीख सुनवाई होगी। उसके बाद कोर्ट में सुनवाई लगेगी, डेट लगेगी। ये प्रोसीजर है। क्या मतलब है? आपने तो फंडामेंटल राइट पढ़ लिया, अनुच्छेद 32, सारे फंडामेंटल राइट पढ़ लिया, अनुच्छेद 32 पढ़ लिया, और हमें लगता है कि बस अब अनुच्छेद 32 मिल गया और मैं तुरंत जाऊंगा। तो आपको वकील करना पड़ेगा बच्चों, आपको वकील करना पड़ेगा। और आप जानते हो वकील करना पड़ेगा तो इसे मिल नहीं जाएगा। वकील करना है इसका मतलब पहले पैसा दो। वकील करना है तो पहले पैसा दो बच्चों। अगर सोच के देखो, पहले वकील करोगे, फिर पैसा दोगे, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद फिर 2-4 साल मामला सुनवाई के चलता रह जाएगा। आप कहोगे सर ये बताओ, ये तो अजीब सा दिख रहा है अनुच्छेद 32। और आप कहोगे सर केवल, आप दूसरी बात है, केवल वही पीड़ित पक्ष ही जाएगा, वादी ही जाएगा दोस्तों, पक्षकार ही जाएगा उच्चतम न्यायालय में, कोई आपका पड़ोसी नहीं जाएगा। ना आपका कोई पड़ोसी जाएगा, ना आपके बिहार पे कोई और जाएगा, आपको ही जाना पड़ेगा। तो आप कहोगे सर ये बताओ, फुद्दू बना रहे हो हमें। अरे आम आदमी के पास तो दिल्ली आने किराया नहीं है। अब कोई भारत के तमिलनाडु के दूर दराज गांव बैठा हुआ है, सुबह शाम तक मछली पकड़ रहा है, भाई पता चला कि 2-4 पौवा मछली मिली, उसे काम चला लेगा। अब आप वो पता बेचारा मछली भी अपना छोड़ रहा है, और वो तमिलनाडु एक्सप्रेस पकड़ के दिल्ली आ रहा है, 48 घंटे उसमें लग गए, टिकट का पैसा नहीं मिला, दिल्ली आया होटल ले, और जैसे ही दिल्ली आया पता चला कि दिन भर कोर्ट में खड़ा रहा, उसकी सुनवाई हुई नहीं। क्यों नहीं सुनवाई हुई? कभी वकील नहीं, कभी जज नहीं, कभी दोनों तो उसका मामला नहीं, कभी तीनों तो हड़ताल। यानी बच्चों अब जरा सोच के देख लो, पता चला फंडामेंटल राइट में यार डॉक्टर तो बड़ा महंगा दिख रहा है यहाँ। इसलिए आप याद रखो, कई बार अनजान किसी आदमी से भी पूछ लो गांव के, तो बता देगा यार कचहरी के मामले मत फंसना, कोर्ट में जाओगे फिर मामला गड़बड़ा जाएगा।
कचहरी के मामले में फंसने की जरूरत नहीं है। और डॉक्टर कचहरी में जहां गए वहां मामला गड़बड़ा गया। इसलिए बच्चों, जैसे हम कोर्ट में आते हैं हम तो देखते हैं प्रक्रिया इतनी कठोर है कि भाई ठीक है, यानी फंडामेंटल राइट कुल मिलाकर किसका बचेगा? सलमान खान जा सकते हैं फंडामेंटल राइट के लिए, भाई अंबानी जा सकते हैं, आम आदमी कहाँ जाएगा बच्चों? क्योंकि वकीलों की फीस इतनी ज़्यादा है और आम आदमी तो आजीविका के लिए जद्दोजहद कर रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे यहाँ बच्चा, जरा सोच के देखो बच्चों, ये कहा है शोषण का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। सारे बच्चे कहीं ईंट के भट्टे पर काम करते हैं, कहीं कपड़े की दुकान पर काम करते हैं, तो क्या उन्हें पता नहीं क्या शोषण के विरुद्ध अधिकार है? क्या पता है उन्हें बच्चों? अरे आप लोग पॉलिटी पढ़ते हो तब आपको पता हो गया फंडामेंटल राइट है। नहीं तो हमारे यहाँ पढ़े लिखे इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, उनसे जाके पूछ लेना आर्टिकल 32 क्या है, कुछ नहीं बता पाएंगे। इसका सीधा मतलब है कि फंडामेंटल राइट तो हमने दे दिया, किसको मिला पता नहीं है, किसको मिला पता नहीं है। इसलिए बच्चों इसकी बड़ी समस्या आई और पता चला कि प्रक्रिया ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई, यानी आए थे तैयारी करने और नोट्स किताब कॉपी के चक्कर में ही समय चला गया। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, आए थे प्रभु का नाम लेंगे और पास दुनियादारी के मामले में लग गए। ये बड़ी समस्या आई। लेकिन अब चिंता मत करो, देखो बच्चों, हर समस्या का समाधान है और इसलिए समस्या हम उठाते इसलिए नहीं है कि समस्या से भाग जाएं, समस्या उठाते इसलिए है समस्या के हम समाधान करें। और जो समस्या हमें दिख गई वो उच्चतम न्यायालय को नहीं दिखी गई, ऐसा तो नहीं कह सकते। उच्चतम न्यायालय को भी समस्या दिख गई। उच्चतम न्यायालय कहा हाँ भाई ये तो बड़ा गड़बड़ मामला है यार, इसको तो करेक्ट किया जाना है, इसको हम संशोधन करेंगे। इसलिए बच्चों उच्चतम न्यायालय ने क्या किया? अपना लोकस स्टैंडर्ड चेंज किया। उच्चतम न्यायालय ने क्या किया? अपने परंपरागत न्याय की प्रणाली को बदला। और उच्चतम न्यायालय ने अपने परंपरागत न्याय प्रणाली को कैसे बदला? अब उच्चतम न्यायालय ने कहा भाई देखो, परंपरागत प्रक्रिया नहीं चलेगी। अब उच्चतम न्यायालय ने नवीन प्रक्रिया अपना दी, न्यू प्रोसीजर। न्यू लोकस स्टैंडर्ड। और उच्चतम न्यायालय ने नवीन प्रक्रिया अपनाई कैसे? इसकी शुरुआत कैसे हुई? दोस्तों इस नवीन प्रक्रिया की शुरुआत हुई बड़े फेमस हुसैन आरा खातून केस से। हुसैन आरा खातूनवाद से। ये बात था 1979 में। तो बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। हुसैन आरा खातून देखने से महिला, अब महिला जेल की सलाखों के पीछे बंद थी और दोस्तों उसके ऊपर कोई आरोप था, जेल की सलाखों में बंद थी और उसका ट्रायल हुआ जा रहा है। क्योंकि हमारे यहाँ पहले कोर्ट विचार करेगा या मुख्य व्यक्ति ने क्या किया है, और उसका ट्रायल चल रहा है। यानी जिस आरोप में उसको बंदी किया गया था उस आरोप में उसको 5 साल सजा मिलती, लेकिन ट्रायल में ही, यानी बच्चा याद रखना, यानी जेल में बंद लोग सब लोगों को न्यायपालिका ने दंडित नहीं किया है, जबकि होना चाहिए जेल में वही लोग बंद हो जो न्यायपालिका के द्वारा दंडित हो। तो जेल में 3 प्रकार के लोग बंद होते हैं। पहला, जिनको पुलिस ने रखा है जेल में, चार्जशीट अभी दायर नहीं हुई है। दूसरा, जिनको जेल में रखा गया है, चार्जशीट भी दायर हो गई है लेकिन ट्रायल चल रहा है। ट्रायल का मतलब है पक्ष विपक्ष बीच बहस चल रही है। और तीसरा, जो न्यायालय के द्वारा दंडित लोग हैं वो जेल में रखे गए हैं। तो हकीकत की बात तो ये देखो कि न्यायालय के द्वारा दंडित लोगों को जेल में होना चाहिए, बाकी लोगों को नहीं होना चाहिए। लेकिन सरकार इसे रख लेती है, भाई कोई किसी ने मर्डर मान लो कर लिया, अगर उसको बाहर रखेंगे सबूत मिटा देगा, तो बाहर रखेंगे गवाहों को धमकी दे देगा। इस प्रयोजन से किया जाता है कि हमारे यहाँ ये प्रावधान है कि हम अंडर ट्रायल को भी रख लेते हैं, इसे तो ट्रायल बहुत जल्दी होना चाहिए। अब मान लो कि देखो साई बाबा दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, साई बाबा, तो उनका लंबा ट्रायल चला तो उतना तो जीवन का अधिकार खत्म हुआ। उच्चतम न्यायालय का कोई बात नहीं भाई, हम इस प्रक्रिया को नहीं बदलेंगे। और हुआ क्या? अब इस हुसैन आरा खातून को इंडियन एक्सप्रेस की पत्रकार थी कपिला हिंगोरानी,
इस हुसैना खातून केस को इंडियन एक्सप्रेस की पत्रकार कपिला हिंगोरानी ने इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित कर दिया और कपिला हिंगोरानी ने कहा कि भाई ये बताओ इसके ऊपर अभियोग क्या है। तो सरकार ने कहा अभियोग ये है, इंचार्ज ये है। तो कपिला हिंगोरानी ने कहा भाई इतने में तो जितने जितने देर में जेल के पीछे है उतने देर में इसकी सजा पूरी हो गई, अब किस बात का ट्रायल कर रहे हो, छोड़ो इसको बाहर। इसीलिए जरा सोच के देखोगे हुसैना खातून में वादी कौन था? कपिला हिंगोरानी। वादी हुसैनारा नहीं थी। हुसैनारा क्यों नहीं थी? अब हुसैनारा को पता ही नहीं फंडामेंटल राइट क्या है। हुसैनारा को क्या पता गरीब महिला, न उसको ये पता था कि मूल अधिकार क्या है, नहीं पता था अनुच्छेद 32 क्या है, नहीं पता था कि हमारे अधिकार क्या है। उसको तो ऐसा लग गया भाई न्यायपालिका है और ट्रायल कर रही है, हमने अपराध कर दिया या चार्ज हो गया तो हम इसे पिसते रहेंगे जीवन भर। यानी जरा सोचो, अगर वादी प्रतिवादी प्रक्रिया को अपनाया जाए तो यहां तो हुसैन आरा को पहुंचना चाहिए न्यायालय में। वादी प्रतिवादी का मतलब तो यही होता है, यहां तो हुसैन आरा पहुंचे। अब सवाल है हुसैन आरा कैसे पहुंचे? उसके पास ना पैसा है, न सामर्थ्य है, न क्षमता है। इसलिए बात कही गई कि भैया हुसैन आरा न पहुंचे तो कौन पहुंच जाए? कोई तीसरा पक्ष भी कोर्ट जा सकता है जो न वादी है न प्रतिवादी है। एनी थर्ड पर्सन कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट। कोई तीसरा पक्ष भी उच्चतम न्यायालय जा सकता है। ए थर्ड पर्सन कैन अप्रोच सुप्रीम कोर्ट। भाई तीसरा व्यक्ति भी तो उच्चतम न्यायालय जा सकता है। इसका मतलब है जो न तो वादी है न प्रतिवादी है। अब कहोगे सर ये थर्ड पर्सन कौन है? याद रखना, ये जो तीसरा पक्ष है बच्चों, ये थर्ड पर्सन जो है ये थर्ड पर्सन कौन हो सकता है? कोई पत्रकार हो सकता है, थर्ड पर्सन में भी जर्नलिस्ट, थर्ड पर्सन कोई सामाजिक कार्यकर्ता हो सकता है, सोशल एक्टिविस्ट, थर्ड पर्सन। और आप कहोगे सर थर्ड पर्सन भी न मिले तो उच्च न्यायालय स्वतः संज्ञान से कार्य कर सकता है, समाचार पत्र की रिपोर्ट पर कार्य कर सकता है। यानी उच्चतम न्यायालय स्वतः संज्ञान से कार्य कर सकता है, उच्च न्यायालय भी। क्योंकि याद रखना बच्चों, जो जो मूल अधिकार की रक्षा करेगा वह इस प्रक्रिया का प्रयोग करेगा। और मूल अधिकार की रक्षा का दायित्व किसका दिया गया है? उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय। इसलिए जरा देखो बच्चों, यहां पे स्वतः सु मोटो एक्शन, यानी आपको अब डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट खुद ही एक्शन ले लेगा, हाई कोर्ट खुद ही एक्शन ले लेगा। इसलिए आपने देखा होगा अभी मुखर्जी नगर में बड़ी सारी क्लासेस इसलिए डिस्टर्ब हो रही हैं कि कहीं आग लग गई तो हाई कोर्ट ने खुद सो मोटो एक्शन ले लिया। इसका मतलब है किसी कोई बच्चा तो हाई कोर्ट में गया नहीं, कोई व्यक्ति हाई कोर्ट में नहीं गया। अब यहां पे हाई कोर्ट ने क्या किया? सो मोटो एक्शन ले लिया, अपने से ही कोई कार्यवाही कर दी। और सो मोटो एक्शन लिया तो स्वाभाविक रूप में क्यों लिया? क्योंकि अधिकारों की रक्षा करनी है। तो तीसरा पक्ष कोई न्यूज़पेपर हो सकता है, तीसरा पक्ष कोई पत्रकार हो सकता है। अब स्वाभाविक रूप में क्यों जा रहा है कोर्ट में? क्योंकि जो जिसके अधिकार का हनन हुआ है वो अक्षम है, जिसके अधिकार का हनन हुआ है वो अक्षम है, वो गरीब है, वो नहीं जा सकता। तो भाई तीसरा पक्ष कोई जाएगा तो न्यायपालिका ने कहती है बिल्कुल आए। दोस्तों, इसी का लोकप्रिय जो नाम आया जनहित याचिका, इसी सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? प्रोसीजर को रिलैक्स कर दिया। यानी इट इज एक्सपेंशन ऑफ राइट टू बी हर्ड। इसका मतलब सुनवाई केवल वादी की नहीं होगी, तीसरे पक्ष की भी होगी। अब आप कहोगे सर तीसरा पक्ष का मतलब क्या है? अरे भाई पति पत्नी का झगड़ा है तो उसमें तीसरा पक्ष जाएगा कोर्ट में? नहीं बच्चों, पति पत्नी के झगड़े में नहीं जाएगा, नहीं केजरीवाल के झगड़े में जाएगा।
ये झगड़ का तब कोई जाएगा जब स्वाभाविक रूप में जनहित का मामला हो, सामाजिक हित का मामला हो, समूह के अधिकार का मामला हो। ये बात ध्यान रखने की है। इसलिए लोकप्रिय रूप में इस परिवर्तित प्रक्रिया का नाम ही कहा गया जनहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इसका नाम क्या कहा गया? PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो बच्चों याद रखना, लिटिगेशन, भाई झगड़ा तो होता है, न्यायालय झगड़े हल करते हैं, लेकिन सामान्यतः लिटिगेशन जो होता है वो दो पक्षों के बीच में होता है। यह एक ऐसा लिटिगेशन है जो समाज को एक के लिए है, पूरे समाज के हितों को प्रभावित कर रहा है। इसका मतलब बच्चों, किसी व्यक्ति के हितों के लिए PIL नहीं ला सकती है। PIL कोई व्यक्ति ला सकता है, लेकिन उसका सरोकार क्या हो? सोशल हो। और कहा जाता है कौन से जज थे जिन्होंने 1980 के दशक में इस PIL की धारणा को आगे बढ़ाया? हुसैनारा खातून केस आया जहां पे उन्होंने विचार दिया। SP गुप्ता केस आया जहां उन्होंने क्या कर दिया? इसको सिस्टमेटिक बना दिया। SP गुप्ता केस में क्या हुआ? इसको मान्यता मिल गई। हुसैनारा शुरू हुआ और जनहित याचिका की बात आ गई। और जरा सोच के देखो बच्चों, अब ये कितना बड़ा सुप्रीम कोर्ट में रेवोल्यूशन था। यानी अब जरा सोच के देखो, और जनहित याचिका में क्या होगा? अब पीड़ित को डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर खुद ही पीड़ित के पास आ रहा है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। पीड़ित को डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर खुद ही पीड़ित के पास आ रहा है। और कई बार देखोगे, अभी तो क्या हुआ, हैदराबाद के एक 5 साल के बच्चे ने लेटर लिख दिया। यानी पोस्ट कार्ड भी आप लिख दो, लेटर लिख दो, तो भी याचिका हो जाएगी। इसका यही मतलब हो गया कि सुप्रीम कोर्ट में वकील करने खर्चा खत्म। सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से वकील भी खड़ा कर देगा, तो सुप्रीम कोर्ट में पैसा लगेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार, इसका मतलब हैदराबाद के 9 साल के बच्चे ने एक पत्र लिखा, यहां प्रदूषण पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, हमारे अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। अब इस 9 साल के बच्चे के पत्र को सुप्रीम कोर्ट ने याचिका मान लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई हम इस पर काम करेंगे। जरा सोच के देखो, पहले क्या था? सुप्रीम कोर्ट डॉक्टर था, लेकिन डॉक्टर की फीस बहुत ज़्यादा थी और डॉक्टर बड़ा खड़ूस था। अगर बच्चों डॉक्टर की फीस ज़्यादा हो जाए, अब आपको जुकाम हो गया और आप डॉक्टर के पास जा रहे हो और मैं डॉक्टर साहब जुकाम की दवाई लेना है, और डॉक्टर साहब ने कहा एनासिन ले लो, लेकिन उसकी फीस कितनी? 1000 रुपये। अब 1000 रुपये फीस का डॉक्टर का होगा तो आप कहोगे यार एनासिन चाहिए, चल के मेडिकल स्टोर से ले लेते हैं, क्योंकि वो खा के और सर दर्द बढ़ जाएगा। इसलिए अब डॉक्टर क्या हो गया? अब तो डॉक्टर खुद ही कह रहा है भैया मुफ्त में दवा ले लो, और हम आपको आने की जरूरत नहीं है, अब तो मैं खुद ही आपके पास आ रहा हूं। इसलिए बड़ा रेवोल्यूशनरी चेंज आया। आम आदमी को उच्चतम न्यायालय में जाने के रास्ते मिल गए। और याद रखो बच्चों, ये प्रेरणा उच्चतम न्यायालय ली कहां से? वैसे PIL का पहला विचार तो अमेरिका में आया था, अमेरिका पहला विचार आया था, लेकिन हमारे यहाँ उच्चतम न्यायालय ने ये प्रेरणा ली ऑल इंडिया रेडियो से। ये भी बड़ी दिलचस्प कहानी है। ये प्रेरणा उच्चतम न्यायालय के द्वारा ऑल इंडिया रेडियो से ली गई। तो ऑल इंडिया रेडियो क्या करता था? फरमाइशी गाने। अब तो आजकल के बच्चे ऑल इंडिया रेडियो को नहीं सुनते, FM आ गया, उदारीकरण के बाद पूरी दुनिया बदल गई। पहले 1990 के पहले बच्चों टेलीविजन का प्रभाव भी कम था। टेलीविजन 32 के बाद आया, लोकप्रिय हुआ भारत में। तो जब केवल इंटरटेनमेंट का एक बहुत बड़ा सोर्स था ऑल इंडिया रेडियो, उसमें लोग फरमाइशी गाने के लिए पोस्ट कार्ड पे नाम लिखते थे। पोस्ट कार्ड पे नाम लिख देते थे कि भैया अमुक यहाँ से लिखा। और वहां पे तो एक बड़ा मामला था कि झारखंड में झुमरी तलैया के गांव के लोगों ने कहा कि भाई हम अपने गांव को पूरे भारत में लोकप्रिय बनाना चाहते हैं। तो उनसे कहा कि कैसे लोकप्रिय बनाओगे? उन्होंने कहा कि हम डेली एक पत्र लिखेंगे ऑल इंडिया रेडियो को और फरमाइशी गाने की बात करेंगे। पूरा हिंदुस्तान झुमरी तलिया को जान गया, क्योंकि हर रोज एक पोस्ट कार्ड लगा, झुमरी तलिया से अमुक व्यक्ति ने ये फरमाइश की है, झुमरी तलिया से अमुक व्यक्ति ने ये फरमाइश की है। इसीलिए अगर इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ने समझ लिया, अगर 25 पैसे का पोस्ट कार्ड, उस समय 25 पैसे का मिलता था, 25 पैसे का पोस्ट कार्ड कोई भेज सकता है फरमाइशी गाने सुनने के लिए,
उसी पोस्ट कार्ड को हम याचिका बना देंगे। इसका मतलब है अब इसी तीसरे पक्ष को हम सुनवाई करेंगे। कोई व्यक्ति उच्चतम न्यायालय जा सकता है किसी गरीब के नाम पर, बच्चों के नाम पर, मजदूर के नाम पर, कोई व्यक्ति उच्चतम न्यायालय जा सकता है उनके पक्ष को लेकर। ये अपने आप में बड़ा चेंज आया भारत में। इसलिए बच्चों, इसलिए कहा जाता है पीआईएल के बाद क्या हुआ, फंडामेंटल राइट का और महत्व बढ़ गया। यानी पहले तो फंडामेंटल राइट था, लेकिन हमारी पहुंच में डॉक्टर ही नहीं था। दवाई तो मिल गई थी, लेकिन वो डॉक्टर नहीं मिल पा रहा था, डॉक्टर बहुत महंगा था। अब डॉक्टर कह रहा है खुद ही मैं आपके पास आ रहा हूं। इसलिए मूल अधिकार का विस्तार तो हुआ, लेकिन पीआईएल का प्रभाव क्या हुआ, इसका मतलब है, याद रखना बच्चों, पीआईएल जनहित याचिका, सामाजिक हित याचिका कह लो, इसमें कोई झगड़ा वाली बात नहीं है। समुदाय के हित का मामला है, कम्युनिटी के इंटरेस्ट का मामला है। और कम्युनिटी के इंटरेस्ट को देखने के लिए हम न्यायालय के पास जा सकते हैं। भाई, कम्युनिटी के इंटरेस्ट की रक्षा के लिए हम न्यायालय के पास जा सकते हैं। ऐसा उच्चतम न्यायालय ने विचार दे दिया, ऐसा विचार उच्चतम न्यायालय ने दे दिया। अब देखो इसका प्रभाव क्या हुआ बच्चों, इस जनहित याचिका का प्रभाव क्या हुआ, बड़ा जबरदस्त है। तो प्रभाव मूल अधिकार पर, अनुच्छेद 21 पर। हाँ, अब थोड़ा मिसयूज भी हो गया, आप जानते हो थोड़ा मिसयूज तो हो ही जाता है हर चीज का हमारे यहाँ। अब जैसे हमने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में कोई व्यक्ति आ सकता है, जूही चावला भी चली गई अभी कुछ दिनों पहले। बच्चे जानते होंगे जूही चावला को, अरे जूही चावला के एक्ट्रेस है। अब जूही चावला उच्चतम न्यायालय में चली गई। आप जानते हो क्यों? क्योंकि जूही चावला ने उच्चतम न्यायालय से पूछा कि ये बताओ माय लॉर्ड, उच्चतम न्यायालय से कहा कि ये बताओ माय लॉर्ड, ये जो पूरा संसद भवन नया बन रहा है, इससे बहुत सारे दिल्ली में पेड़ कट रहे हैं, ये बात ठीक नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अरे जूही चावला ये बताओ आप रहती कहाँ हो? उनका मुंबई रहती हूं और जनहित लेकर आई हूं। इसका मतलब है, अब सवाल है जो मुंबई रहता है उसका अधिकार कट रहा है, दिल्ली में पेड़ कट रहे हैं। और हकीकत की बात यह थी कि जूही चावला थोड़ा लाइमलाइट में आना चाहती थी, थोड़ा सा चर्चा में इसलिए आना चाहती थी क्योंकि उनको एक नई फिल्म आ रही थी। इसलिए बच्चों, कई बार पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का मिसयूज होता है। तो कई लोग इसीलिए मजाक में कहते हैं ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नहीं है, ये पैसे इंटरेस्ट लिटिगेशन है, ये पीआईएल है, ये पैसे इंटरेस्ट लिटिगेशन है, ये सोशल इंटरेस्ट लिटिगेशन है, ये पैसे इंटरेस्ट लिटिगेशन है, ये सोशल इंटरेस्ट लिटिगेशन है। तो कई लोगों का पैसे है, कई लोग पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन, कि भैया समाज के सरोकार कम है, अब तो लोग इसलिए न्यायालय जाना चाहते हैं कि अपनी पब्लिसिटी ले ले। ये तो उच्चतम न्यायालय ने जूही चावला पर जुर्माना लगाया। उच्चतम न्यायालय बार बार जुर्माना लगा रहा है, क्योंकि अभी आप देखोगे एक जनहित याचिका गई दिल्ली हाई कोर्ट के सामने, एक जनहित याचिका दिल्ली हाई कोर्ट के सामने गई जिसमें यह डिमांड किया गया, जिसमें कहा गया कि भाई अरविंद केजरीवाल अगर जेल में है तो मुख्यमंत्री कैसे हो सकते हैं, वो जेल से मुख्यमंत्री कैसे हो सकता है। लेकिन इसको सुनने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा भाई देखो इसके लिए कोई कानून नहीं है, अब वो तय करें। तो कई बार जनहित याचिका पॉलिटिकल मामलों के लिए भी आती है। इसलिए बच्चों, जनहित याचिका किसके लिए होनी चाहिए? शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, मजदूरों के अधिकारों के लिए, महिलाओं के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए। इसका वास्तविक प्रयोग था कि जनहित याचिका का प्रयोग हकीकत में क्यों होना चाहिए। आखिर में जनहित याचिका का प्रयोग हम क्यों करें, इसका सही आधार होना चाहिए कि हम पीआईएल का प्रयोग करें क्यों। इसलिए बच्चों, ये जनहित याचिका का विचार आया। और अब आप देखोगे, अब जरा बच्चों आर्टिकल 32 को 21 से जोड़ के देखो। आप आर्टिकल 32 को 21 से जोड़ के देखो तो आप कहोगे सर 21 कैसे जोड़ के देखें? तो बच्चों 21 से इसलिए क्योंकि आपको याद है कन्नौज से ये, और इसमें जज कौन थे? वी.आर. कृष्ण अय्यर, पी.एन. भगवती, जो इस मान्यता को, जो पीआईएल के सरोकार थे, वी.आर. कृष्ण अय्यर, पी.एन. भगवती, ये जनहित याचिका के विचार को आगे ले जाने वाले मूल लोग थे। तो आप कहोगे सर 32 को 21 से जोड़े? तो बच्चों आप याद रखना,
1980 के दशक में जैसे ही पीआईएल आया, जैसे ही जनहित याचिका आई, और जनहित याचिका दायर कौन करेगा? उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय दोनों दायर करेंगे, क्योंकि दोनों फंडामेंटल राइट की रक्षा करते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं करेगा। तो अनुच्छेद 32 का संबंध 21 के साथ कैसे है? क्योंकि 21 में जीवन का अधिकार है, और आपको याद होगा मानेका गांधी केस से जीवन का अधिकार कैसे आगे बढ़ा। यह हमारा दिलचस्प रिलेशन है। मानेका गांधी केस से जीवन का अधिकार आगे बढ़ना शुरू हो गया, और जीवन का अधिकार आगे बढ़ा ही इसलिए क्योंकि जनहित याचिका का विचार आ गया। अब जनहित याचिका के विचार से जीवन का अधिकार लगातार आगे बढ़ने लगा दोस्तों। इसलिए अनुच्छेद 32 ने 21 को विस्तार कर दिया है। इस मामले में तो उसकी बड़ी प्रशंसा होनी चाहिए, लेकिन 21 में सवाल है। अब सवाल है, अगर उच्चतम न्यायालय जनहित करेगा बच्चों, जनहित का मतलब है कि मजदूरों, बच्चों, महिलाओं, इनकी रक्षा उच्चतम न्यायालय करेगा। तो सवाल है, जब इनकी रक्षा उच्चतम न्यायालय करेगा तो फिर सरकार क्या करेगी? राहुल भैया कह रहे हैं गरीबी हम मिटाएंगे, जैसे चंचूड़ कहें गरीबी हम मिटाएंगे, तो भैया गरीबी मिटाने का काम है किसका? मोदी जी कह रहे हैं विकसित भारत बना देंगे। तो सवाल ये बड़ा विवाद का विषय बनता है। इसलिए आप देखोगे जनहित याचिका से एक बड़ा विवाद भी पैदा हुआ। जनहित याचिका से अच्छी बात क्या हुई? न्यायपालिका के दरवाजे आम लोगों के लिए खुल गए। जनहित याचिका से अच्छी बात की हुई? प्रक्रिया के बजाय न्याय का महत्व आ गया। जनहित याचिका से अच्छी बात की हुई? जीवन के अधिकार का विस्तार हो गया। अनडाउटली इसके बड़े अच्छे परिणाम थे। लेकिन बच्चों, इसका बुरा परिणाम क्या रहा? अब कार्यपालिका और न्यायपालिका में टकराव होने लगा। कई लोगों ने कहा कि बच्चों, जनहित याचिका के नाम पर न्यायपालिका शक्तिमान बनना चाहती है। और ध्यान से देखोगे, न्यायपालिका कौन सा संस्थान है सरकार का जो सामान्यतः न्यायपालिका सरकार का वो इंस्टीट्यूशन है जो सामान्यतः लाइमलाइट में नहीं रहता, वही पर्दे के पीछे रहता है। लेकिन जनहित याचिका के बहाने अब सुप्रीम कोर्ट को ही मौका मिल गया कि भाई अब हम भी कोविड का वैक्सीनेशन फ्री करवा देंगे, हम बच्चों की स्कूली शिक्षा का हम देखेंगे, हम मजदूरों के मसीहा हैं। आपको लगता नहीं कि कहीं न कहीं आलोचकों ने कहा कि न्यायपालिका की शक्तियां बढ़ी और न्यायपालिका ने कार्यपालिका के कामों में हस्तक्षेप आरंभ कर दिया। न्यायपालिका कार्यपालिका कामों में हस्तक्षेप करने लगी। और बच्चों, ये हस्तक्षेप कैसे हुआ? अब जरा इसी बात को हम देख लें। तो इस बात को हम कल देख लेंगे, अगली क्लास में देख लेंगे। अब जरा हम सवाल में देख लूँ कि आपने सवाल क्या क्या पूछा हुआ है, तभी तो बात बनेगी। तो जरा सवाल में देख लेता हूँ। थोड़ी देर फिर आते ऑफ कर देते हैं। अरे यार राहुल, कैसे भाग जाते हो? चंचूड़ है कौन है? पिंक। अरे चंचूड़ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है मेरे बच्चे। पिंक पिंक ने पूछा है। इसको लिखना है जो आपने बताया। अरे हाँ बच्चों, हमेशा देखो, अरे मेरे बच्चों, जब कोई बात मैं बताऊँ तो हमेशा पेन पेपर लेके बैठा करो, लिखा करो पॉइंट वाइज, तभी तो बाद में रिवीजन कर पाओगे। एकदम लिखना बहुत जरूरी है। किसी बच्चे का मुआवजा के लिए ला सकते हैं? अरे मुआवजा के लिए तब ला सकते हो जब पूरे समुदाय के मुआवजा की बात है, और अपनी बात के लिए नहीं लाओगे। अपनी बात के लिए नहीं लाओगे बच्चों। किसी बच्चे कैसे लिख सकते हैं लेटर सुप्रीम कोर्ट को? अरे अदिति, जैसे लेटर लिखती हो वैसे लेटर लिख सकती हो तुम कि सुप्रीम, बस इतना लिख दो कि उच्चतम न्यायालय, बस इतना चला जाएगा। सर फी का वकील भी सर्जनी जज का क्या व्यक्ति के लिए जायज?
अरे मेरे बच्चों, देखो जनहित याचिका सामुदायिक हितों के लिए होती है। एक ऐसा मामला था जो बत्रा थे, बत्रा जी थे कि बत्रा थे, उनको हाँ बहुत मोटी हथकड़ी लगा दी गई। कोई एक व्यक्ति का मामला जो समुदाय के हितों से जुड़ता हो उसके लिए जनहित याचिका ले आ सकते हो, लेकिन केवल व्यक्ति विशेष के लिए नहीं। सर 4 सीट क्या, 4 सीट क्या सुस्मिता, सर 4 सीट क्या, अरे चार्ज सीट होती, 4 सीट नहीं मेरे बच्चे, चार्ज CHARGE, 4 सीट का मतलब आरोप पत्र, ये आपके ऊपर बताया जाएगा कि आपने ये मर्डर किया है, ये हत्या की है, बलात्कार, ये चार्ज सीट है। अरे मेरे बच्चों, अभी उच्चतम न्यायालय को पत्र बहुत मत लिखो, अभी अपना काम करो, अभी पढ़ो, बड़े आदमी बनो। सब बच्चे उच्चतम न्यायालय को चिट्ठी लिखना चाहते हैं। क्या वॉइस कम है यार, वॉइस? अरे अच्छा, किसी ने बोला इस तरह से ऑनलाइन क्लास कर लेना बहुत बोरिंग होता है। अरे मेरे बच्चों, जो क्लास के अलावा उन्होंने बताया कि अभी जो बच्चे बिगिनर हैं, मान लो कोई BA कर रहा है कोई, तो उसको थोड़ा NCERT पढ़ना चाहिए, बुक पढ़ना चाहिए। अब मान लो जो कोई अभी एग्जाम जिसको देना है उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन हमेशा कोई बुक NCERT पढ़ना चाहिए, तो और बात क्लियर हो जाती है। किसी सूरज ने कहा इस मामले में नालसा क्या है? अरे बच्चे, नालसा तो वैसे फ्री, नालसा तो सामान्य मामले में फ्री लीगल एड का रहता है। जिस तरह 5 रिट किसी वजह 5 रिट क्या लिखा है, 5 रिट आर्टिकल 32 में है क्या? हाँ 5 रिट है आर्टिकल 32 में। अच्छा नोट्स नहीं मिला है क्या सर? कल वाला कराए नहीं, कल बात मैंने बता दिया साक्षी ऑनलाइन क्लास में। अच्छा नहीं कोई बात नहीं बच्चों, जल्दी हम ऑफलाइन फिर आ जाएंगे। अब जानते हो आपका टाइम बर्बाद ना हो, इसलिए संस्थान आपके लिए प्रयास कर रहा है। अब कुछ कई बातें जानते हैं सरकार, यही तो लफड़ा है अभी, इसलिए अब जनहित याचिका कई बार बड़ी समस्या बन जाती है। इसे आगे क्लास में बताएंगे जनहित याचिका। अब बताओ कोर्ट डिसाइड करे क्लास कैसे चलेगा, यही तो जनहित याचिका का प्रॉब्लम है बच्चों, इसीलिए सरकार प्रॉब्लम कर रही है। किसी बच्चे ने पूछा है क्या हसैनारा खातून का क्या मतलब है? किसी बच्चे ने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, अरे खातून हुसैन आरा नहीं, हुसैन आरा खातून का पूरा नाम है, हुसैन आरा खातून पूरा नाम है मेरे बच्चों, अलग अलग नहीं है। पर मेरी क्लास नहीं चल रही है, SC में आस्क जनरल PI लगे कर सकते हैं। नहीं तो अपनी क्लास के लिए KGS से रिक्वेस्ट कर लो, क्लास चल जाएगी, उससे तुम्हें जाने की आवश्यकता नहीं है। सर सड़क निर्माण के लिए भेज सकते हैं? हाँ सड़क निर्माण के लिए बच्चे भेज सकते हो। अब किसी बच्चे ने कहा मजा नहीं आ रहा है, जल्दी चिंता, बहुत जल्दी मजा आएगा मेरे पुत्र, चिंता मत करो, पहले पढ़ लो अच्छे से। कई बार हमेशा मजा ही नहीं लेते, पढ़ते भी हैं। अरे पढ़ना है, मजा लेना है। किसी बच्चे ने कहा सबऑर्डिनेट जुडिशरी क्या है? अरे मेरे बच्चों, जनपद न्यायालय यानी उच्च न्यायालय को छोड़ दो, उसके नीचे का न्यायालय क्या है? सब ऑर्डिनेट। जैसे सब ऑर्डिनेट एग्जाम होता है तो आप जानते हो PCC एग्जाम अलग लेता है, सब ऑर्डिनेट का एग्जाम अलग लेता है। अधिक ट्रायल ठीक है, मुझे लगता है अनुच्छेद 32 प्राथमिक क्षेत्र अधिकार में आएगा सूरज। अरे नहीं बच्चों, अनुच्छेद 32 रिट क्षेत्र अधिकार है, प्राथमिक नहीं है। प्राथमिक होता संघीय, आगे आपको बता देंगे। ये रिट क्षेत्राधिकार है, प्राथमिक नहीं है बच्चों। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के आदेश को मान सकते? अरे मेरे बच्चों देखो, मेरे बच्चों याद रखो, अरे सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय देगा हाई कोर्ट से मानेगा, तो देश में कानून होना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के बराबर होता है। चलो बच्चों, अब बाकी कल ट्रिब्यूनल कल बता देंगे, मार्शल लॉ क्या होता है सब कल बता देंगे। सर बार बार राज्य बार बार समस्या खड़ी कर रहा है, सही बात है। अब तुम लोग बाकी आज कल क्लास पूछ रहे हैं बच्चों, आज मुझे लगता है ठीक है 20 से 30 तक लिखे नहीं। अरे मेरे बच्चों किताब आप देख रहे हैं, नोट देख रहे हैं, सब में लिखा हुआ है मेरे बच्चों। अरे मैं सबका बच्चा सर प्रयागराज में कि ऑफलाइन बैच कब आएगा, और बच्चों को आपको बता दिया जाएगा, चिंता मत करो, पहले पढ़ो अच्छे से। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही फिर। अरे हाँ भाई, हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल बदल सकता है, इसमें कोई दया थोड़ी है।
क्योंकि देश में 25 हाई कोर्ट है, तो 25 न्याय नहीं होगा, न्याय तो एक ही होगा। इसमें भाई 32-21 को ऐसे जोड़े, अरे मेरे दोस्तों, जनहित याचिका के कारण जीवन के अधिकार का विस्तार हो गया। तो जीवन के अधिकार का जो विस्तार हुआ है वो सब जनहित याचिका मामले गए हैं, सारे जनहित याचिका के मामले हैं। अनुच्छेद 32 उच्चतम न्यायालय का है, 226 हाई कोर्ट का है। ठीक है बच्चों, जल्दी ऑफलाइन क्लास हो जाएगी, चिंता मत करो। अब आज के लिए इतना ही, थैंक यू बच्चों।